हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया से होगे। और हम आज शुरू करने वाले हैं साइंस। और साइंस में हम शुरू करेंगे आज फिजिक्स। फिजिक्स को हम भौतिकी भी कहते हैं। तो हम भौतिकी को चलो शुरू करते हैं और हम देखते हैं आगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस में फिजिक्स को। फिजिक्स का चैप्टर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों प्रकाश के बारे में है, ठीक ना। चैप्टर 1 में हमको दर्पण से रिलेटेड प्रकाश को अध्ययन करना है, और चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन है जो उसमें हमको लेंस से रिलेटेड करना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान क्या है। व्हाट इज विज्ञान, आखिर विज्ञान क्या होता है। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान क्या है। तो हम देखते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे में हम लोग देखें तो मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि, ये सब क्या है, भौतिक विज्ञान है। यानी प्रकृति में जो घटनाएं होती है और जिसको जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं हम मानकर चलेंगे कि सब बच्चे 9th से तुरंत 10th में आए हैं। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि उनको अच्छे से समझ आए, हर एक छोटी बात को समझ के चलेंगे। और इस चैप्टर को हम लोग पार्ट बाय पार्ट में बनाएंगे। यह वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर का नाम देख रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी चैप्टर में दो चीज है, प्रकाश और दूसरा है परावर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश को जानते हैं, प्रकाश क्या होता है। अच्छा बच्चों, एक सवाल हम आप लोग से करेंगे कि देखने के लिए क्या जरूरी है। आप लोग कमेंट में बताइए। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं कि देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। सही सही सोच रहे हैं, लेकिन प्रकाश के अलावा भी कुछ जरूरी है। सोचो सोचो। अच्छा, प्रकाश रहेगा तो दिखाई देगा कोई वस्तु। अरे देखने के लिए आंख भी तो होनी चाहिए। यानी देखने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, आंख जरूरी है, और उसके बाद प्रकाश जरूरी है। यानी देख कोई भी वस्तु हमको देखने के लिए आंख और प्रकाश का होना अति आवश्यक है। तो प्रकाश, पहला क्वेश्चन हमारा बनेगा यहां से, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, इस बात को समझते हैं कैसे प्रकाश की ऊर्जा है। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं क्लास 9th में, आप लोग को याद होगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा की न तो उत्पत्ति की जा सकती है न ही उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल उसकी रूपांतरण कर सकते हैं, यानी उनमें बदलाव कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग लालटेन को जलते देखा होगा। लालटेन को जलते नहीं देखा होगा तो मोमबत्ती को जलते तो जरूर देखा होगा। तो मोमबत्ती जलता है तो उसमें मोम पिघल के खत्म होता है। तो मोम में रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। कौन सा ऊर्जा संचित रहता है में, मोम में रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाता है, प्रकाश ऊर्जा में। किस में,
प्रकाश ऊर्जा में। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो प्रकाश देता है ना, यानी मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा कहाँ जाता है? प्रकाश ऊर्जा, और थोड़ा बहुत हीट भी उत्पन्न होता है, यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। दूसरा हम देखेंगे, यह निर्वात में भी गमन करता है। अच्छा, निर्वात क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्वात क्या होता है। निर्वात क्या होता है? निर्वात वैसे जगह कहते हैं जहां कुछ भी ना हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे अगल बगल में कुछ नहीं है, खाली जगह है, तो ये निर्वात है? नहीं, यह निर्वात नहीं है। यहाँ हवा है। वैसी जगह जहां हवा भी ना हो, वैसी जगह को निर्वात कहते हैं। तो समझ गए निर्वात किसको कहते हैं? जहां हवा भी ना हो उस जगह को हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। ठीक है, इसकी चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को कहेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सोचो, 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूर जाता है? 3 लाख किलोमीटर। हम लोग से 1 किलोमीटर कितना दूर होता है? और सोच लो कि 3 लाख किलोमीटर प्रकाश कितनी तेजी से चलता है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में। जैसे हम लोग देखें, यहाँ पर एक टॉर्च ले लेते हैं, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो इससे प्रकाश निकलेगा। ये प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी, एकदम सीधा रेखा में जाता है, ऐसे ही ना जाता है। कभी देखे हो प्रकाश ऐसे ऐसे चलते हुए? प्रकाश ऐसे नहीं चलता है, एक गलत है। प्रकाश कैसे सीधी रेखा में गमन करता है? गमन यानी चलना, गमन यानी एक जगह से दूसरी जगह चलना। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, बढ़िया से इसको समझेंगे इस टॉपिक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि सूर्य, हमारे लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। अच्छा, सोचो कि सूर्य से प्रकाश हमें पहुंचने में कितना समय लगता होगा? सूर्य से हमारे तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता होगा? सोचो, 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। तुम लोग सोच सकते हो कि सूर्य कितना दूर है, पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है। 1 सेकेंड में जब प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है, तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो गुणा करके देख लो, बहुत काफी दूरी है सूर्य से और पृथ्वी की। हम अगला टॉपिक देखते हैं। यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूछेगा क्वेश्चन, विवर्तन किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कि यदि प्रकाश के पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। जैसे में हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, यहाँ पर कोई एक छोटी वस्तु रख दी है तो प्रकाश ऐसे न जाने के बजाय ऐसे निकल जाएगा। तो यही घटना क्या कहलाएगा? विवर्तन कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम स्लाइड को उधर करते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं। तो वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य से प्रकाश निकलता है ना, या उत्सर्जित होता है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? प्रकाश का स्रोत कह सकते हैं। जैसे में जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, ये सब क्या है?
प्रकाश के स्रोत है। क्या है? प्रकाश के स्रोत है। सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत हाँ सूर्य है। क्या है? सूर्य है। प्रकाश के स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत किसको कहेंगे? जो प्रकृति के देन है। जैसे में सूर्य, सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। और मानव निर्मित स्रोत जो मानवों द्वारा बनाया गया हो, जैसे मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, यह सब क्या है? मानव निर्मित स्रोत है। सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब क्या है? प्राकृतिक है। लैंप, लालटेन, दिया, ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित है, मानव ने इसे बनाया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आत्मदीप्त, प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ किसे कहते हैं? आत्मदीप्त का अर्थ है आत्मा, आत्मा माने स्वयं, खुद, और दीप्त, दीप्त यानी प्रकाश। तो ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता हो उसे आत्मदीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं। जैसे में सूर्य, तारा, जुगनू, ये लोग खुद अपना, इन लोग का अपना प्रकाश होता है, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रदीप्त वस्तु कहलाएंगे या दीप्त वस्तु कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, वैसे पदार्थ को हम अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में चंद्रमा, टेबल, कुर्सी इत्यादि। अच्छा, आप लोग का मन में आ रहा होगा कि चंद्रमा तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो फिर कैसे अप्रदीप्त वस्तु हो गया? हम आप लोग को बता दें कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है उस पर, या सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है। इसलिए चंद्रमा क्या हुआ? अप्रदीप्त वस्तु हुआ। पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? चंद्रमा कैसी वस्तु है? अप्रदीप्त। भूल के भी इसको प्रदीप्त वस्तु मत मार देना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकाश जब सूक्ष्म कोणों पर पड़ता है तो वो कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विसरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। जैसा हम यहाँ पर समझेंगे कि इधर से प्रकाश जा रहा है, एक प्रकाश की किरण, यहाँ पर एक सूक्ष्म कण है, तो जब इससे पड़ता है तो कुछ ऊर्जा को एक कण क्या करता है? अवशोषित कर लेता है और फिर से इस प्रकाश को, किरण को वितरित यानी छितरा देता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप सब। हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। हम बारी बारी से तीनों को देखते हैं। पहला हमारा है पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हम लोग देखे होंगे पानी, पानी से प्रकाश क्या होता है? आसानी से पार कर जाता है। कांच, कांच से भी प्रकाश क्या होता है? आसानी से पार कर जाता है। तो हवा, हवा से भी क्या होता है? प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, पारभासी पदार्थ। तो वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं।
जैसे में घिसा हुआ कांच, जब घिसा हुआ कांच पे टॉर्च को जलाएंगे तो पूरा प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, कुछ प्रकाश को ही जाने देगा, तो क्या कहेंगे हम उसको पारभासी। या तेल में भीगा हुआ कागज, तेल में भीगा हुआ कागज। धुआं, धुआं में भी क्या होगा, देखो ना, जब बादल आता है तो प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है। रब, दूध, घना धुआं, कुहासा, हल्के बादल, ये सब क्या है, पारभासी पदार्थ है। क्या है, पारभासी पदार्थ है। हम अगला पढ़ेंगे अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिसमें प्रकाश पड़ता है तो अपने से होकर प्रकाश को बिल्कुल न जाने दें। जैसे में हम इस मोबाइल को देखें, इधर से कोई प्रकाश आएगा तो इसका प्रकाश इधर नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, प्रकाश को अपने रोक लेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कुर्सी, टेबल, दीवार, ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। लोहा, लकड़ी, पत्थर, अलकतरा इत्यादि, ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। अब हम लोग पढ़ेंगे किरण एवं किरण पुंज। तो जब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो हम उसे किरण कहते हैं। जैसे ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, किरण। किरण को इंग्लिश में रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे कहते हैं। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। जैसे हम देखेंगे पहला अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज उसको कहते हैं जो प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलता है। जब प्रकाश एक बिंदु से निकल करके फैलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, जैसे रुको यहाँ इधर थोड़ा सा हम करते हैं इसको। जब प्रकाश एक बिंदु से निकल करके फैलता है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब हम देखेंगे समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर समझ आता है ना, समान अंतर, समान अंतर, समान यानी बराबर, अंतर, तो हम उसको क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा देखेंगे अभिसारी किरण पुंज। इस किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जैसे में हम देखेंगे यहाँ पर, तो एक प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है, एक बिंदु पर जाकर मिल रहा है ना, ये सब ये क्या हो गया, अभिसारी किरण पुंज। प्रकाश को तो समझ लिए, अब हमें समझना है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा दर्पण के बारे में। किसके बारे में समझना पड़ेगा, दर्पण के बारे में। और दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण में कांच की एक चिकनी समतल प्लेट होता है और उस प्लेट पर एक साइड में चांदी की पतली परत चढ़ा दी जाती है और उस चांदी की परत को किसी पेंट से उसको पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने का मुख्य वजह होता है कि चांदी की परत खरोंच से खराब ना हो। यही होता है समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण में 3 चीज हो गया, एक हो गया हमारा कांच की समतल प्लेट, दूसरा हो गया चांदी की पतली परत और तीसरा हो गया पेंट। पेंट क्यों चढ़ाया जाता है, तो चांदी की परत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। दर्पण में चांदी के परत को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। ये हो गया हमारा समतल दर्पण। लेकिन हम आगे समतल दर्पण को इतना हम डिटेल में बना के यूज नहीं करेंगे। इसके जगह पे हम एक ऐसे रेखा खींच लेंगे और किसी एक साइड ऐसे इसको कलई कर देंगे। इसको कलई या रजतित करना कहते हैं। क्या कहते हैं, कलई करना या रजतित करना है।
इसका अर्थ यह हुआ कि दर्पण के इस साइड में पेंट किया गया है। क्या किया गया है? पेंट किया गया है। तो परावर्तक सतह किस साइड होगा? हम ऐनक में किस साइड से चेहरे देखते हैं? जिधर से पेंट किया रहता है उधर से, या जिधर से पेंट नहीं किया रहता उस साइड से? जिधर से पेंट नहीं किया रहता उस साइड से ना देखते हैं। तो इसमें जैसे हम देखेंगे तो इस सतह पेंट कर दिया, यानी नीचे वाला हम सतह को पेंट कर दिए हैं, तो ऊपर वाले सतह क्या हो गया हमारा? परावर्तक सतह हो गया। क्या हो गया? परावर्तक सतह हो गया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। गोलीय दर्पण को थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे आगे, अभी तो दर्पण को पढ़ लिए हैं तो प्रकाश का परावर्तन हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा के लौटने की क्रिया जो है प्रकाश के परावर्तन कहता है। जैसे कि देखे होगे आईने में जब टॉर्च को जलाओगे तो उससे प्रकाश टकरा करके पीछे की ओर जाता है ना। तो ये क्या हुआ है? क्रिया क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन हुआ। जैसे हम ले लें, यहाँ पर एक आईना लगा हुआ है और इधर से एक टॉर्च जलाएं, स्विच को ऑन करेंगे तो प्रकाश की किरणें निकलेगी। तो प्रकाश की किरणें पढ़ने के बाद इधर आता है ना जी, तो क्रिया क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया। क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित विभिन्न पद, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ पदों को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपतित किरण, उसके बाद हम जानेंगे परावर्तित किरण, फिर जानेंगे आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और आगे देखते हैं परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो जिस माध्यम से प्रकाश चल करके आती है और परावर्तक सतह से टकरा कर उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है। अगला है आपतन बिंदु। अगला है आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु को कैसे कहते हैं? जैसे कि हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक चित्र समझते हैं। यह हो गया हमारा दर्पण, ले लेते हैं। समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। क्या होता है? समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। तो एक कोई किरण आ रहा है तो यह किरण हमारा क्या हो गया? आपतित किरण। और यह सतह से टकराने के बाद जिधर जिस माध्यम से आया था, इधर हवा था, हवा से आया था उसी हवा में चला गया, तो यह क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर यह आया था यह बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। और इस बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग कहते हैं अभिलंब। लंब यानी 90 डिग्री का यहाँ पर हम जो कोण बना दें परावर्तक सतह से, तो यह क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। अब है हमारा आपतन कोण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको कोण आई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? कोण आई से। और अगला है हमारा परावर्तन कोण। क्या है? परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और हम इसे कोण आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? कोण आर से सूचित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन पूछता है और सब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हम क्या मारेंगे? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर हम चित्र में देखें तो
ऊपरे वाला एक तल हो गया, एक नीचे तल हो गया। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही साइड है ना, तो तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कहे तो कोण आई और कोण आर क्या होता है, बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। जितना कोण अभिलंब के साथ बनाकर आता है उतना ही अभिलंब के साथ कोण बनाकर किरण क्या होता है, चला जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है। तो समझ गए। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण को कोण आई से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को कोण आर से सूचित करते हैं। अब हम देखेंगे समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश के किरण का परावर्तन। समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़े तो क्या होगा, तो हम देखते हैं। जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ता है तो क्या होता है। तो हम यहाँ पर एक दर्पण ले लेते हैं, समतल दर्पण, और इधर कलई कर दिए हैं। कलई या रजतित भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, रजतित। कोई एक किरण यहां पर आ रहा है, दर्पण से टकरा रहा है, ये क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। जिस बिंदु पर आया वह बिंदु हमारा क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। अच्छा ध्यान से देखो तो इस बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं, तो अभिलंब भी इसी पथ पे होगा का, अच्छा अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कितना का कोण बन रहा है, 0 डिग्री। यानी कोण आई का मान क्या है, 0 डिग्री, यानी आपतन कोण क्या है, 0 डिग्री। तो दूसरा नियम क्या कहता है प्रकाश का परावर्तन का, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी कोण आर बराबर भी क्या होना चाहिए, 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री, यानी इसी पथ पर वापस लौट जाएगा। जिस पथ पर किरण आया था उसी पथ पर किरण क्या होगा, जिस पथ पर किरण आया था उसी पथ पर किरण वापस लौट जाएगा। यानी समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्या होता है, उसी पथ पर वापस लौट जाता है।